जीएसटी सुपरफास्ट रिवीजन के अंदर हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। सर इस वीडियो में आप क्या कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रिटर्न्स, टाइप ऑफ रिटर्न्स, कितने टाइप की जीएसटी की रिटर्न्स हैं, किस किस डेट पे भरी जाती हैं, ना भरे तो लेट फीस कैसे होगी, गलत भरी गई तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, अमेंडमेंट कब तक किया जा सकता है, कितने टाइप की रिटर्न्स होती हैं, कितने सेक्शन लगते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, एक सिंगल वीडियो खल्लास। मैं सी वेद कुमार। आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और इसके बिना आपको जीएसटी की समझ भी पैदा नहीं होती। इसके अंदर डेट्स बहुत ज्यादा हैं जो स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, इसलिए उनको रिटर्न्स का टॉपिक टिपिकल लगता है। आने वाले 40 to 50 मिनट्स के अंदर हम जीएसटी की सारी रिटर्न्स को कर देंगे खलास। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल जीरो से मान के चलो, आपको रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप नहीं जानते जीएसटी की रिटर्न्स क्या होती हैं, बेसिक से सीखते हैं क्या है। सर सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख दो, ये लिख दे बेटा रिटर्न्स, इतना समझ में आ गया। ओके सर। सर ये बताओ इसका स्कोप क्या है। आपको पता है जब भी हम स्कोप लिखते हैं इट मींस ये सेक्शन, ये चैप्टर है, ये कहां से कहां तक के सेक्शन की कवरेज करेगा। सेक्शन नंबर 37 से लेकर सेक्शन नंबर 47 तक आपके रेलेवेंट सेक्शन है। सर क्या हमें सेक्शन याद करने, रिटर्न्स चैप्टर के सेक्शन तो आपको कंफर्म याद करने हैं और पेपर में मेंशन भी करने हैं। ओके सर। सर पहले आप सेक्शन ही बता दो ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 37 आपको कसम लगेगी बेटा याद करना है। सेक्शन 37 बताता है GSTR1 के बारे में। अब ये GSTR1 क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा, चलो साथ के साथ बता देता हूं। जो आपकी आउटपुट की रिटर्न होती है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपकी सेल की रिटर्न, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दी, इस महीने आपने क्या बेचा, आपकी पीरियड में आपने क्या सेल कर दिया, उसकी रिटर्न होती है GSTR1। सेक्शन 37 बताता है GSTR1 के बारे में। सेक्शन 38 बताता है इन सभी चीजों को, जितनी रिटर्न्स हम डिटेल में करेंगे तो फिलहाल एक बार सेक्शन देख लीजिएगा। सेक्शन 38 बताता है GSTR2 2A 2B के बारे में। सर 2A 2B क्या होती है, रुको सब समझाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर। सेक्शन नंबर 39 सर ये किस चीज का है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है GSTR 3B। आप इसको पेमेंट रिटर्न कह सकते हैं। इस रिटर्न के साथ ही आपकी टैक्स की पेमेंट होती है और आपको ITC भी इसी रिटर्न के भी आप पे मिलता है। GSTR 3B सेक्शन 39 कौन करता है। सर फिर सेक्शन नंबर 40 किसको गवर्न करता है, याद कर लें 40, फै से 40, F से फर्स्ट रिटर्न। जब आपकी जिंदगी की पहली रिटर्न जाती है जीएसटी के अंदर उसको फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। तो फर्स्ट रिटर्न को गवर्न जो सेक्शन करता है 40 करता है। सर सेक्शन नंबर 41, 42, 43 ये तीन सेक्शन जो हैं ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में कवर नहीं है। ये रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्सल और रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के हैं, जिनको आपको सीए फाइनल के अंदर डिटेल में कवर किया गया। तो हम लिखेंगे नॉट कवर्ड इन सिलेबस NCS। मतलब ये सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर ये सबसे मजेदार सेक्शन था, इससे हमारा बोझ घट गया, बहुत बढ़िया। काम चोरों की यही निशानी होती है। 43 तक की बात हो चुकी है। सेक्शन नंबर 44 ये बात करता है बेटा आपकी एनुअल रिटर्न की। जैसा नाम से ही पता है एनुअल रिटर्न क्या मतलब है, हर महीने भरी जाएगी, सालाना भरी जाएगी, सालाना रिटर्न भरी जाएगी। जब भी एनुअल रिटर्न का जिक्र आए दिमाग के अंदर लगाना है सेक्शन 44 क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न। सेक्शन नंबर 45 सेक्शन नंबर 45 ये बात करता है बेटा फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न सर आप फर्स्ट तो समझ में आता है, पहली रिटर्न है, तो फिर फाइनल रिटर्न कौन सी है, लास्ट रिटर्न। आपने आपका काम धंधा बंद हो गया साहब, सरकार ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आखिरी रिटर्न जाए, इसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न या लास्ट रिटर्न। 45 सेक्शन। सेक्शन 46 क्या है, नोटिस देगा, वार्निंग देगा उन लोगों को जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरी। तो नोटिस टू डिफॉल्टर, डिफॉल्टर कौन से, जो रिटर्न नहीं भर रहे, नोटिस दिया है कि भाई जी रिटर्न भरो। सेक्शन 47 वो फिर भी नहीं जागे तो उनको लेट फीस और पेनल्टी के साथ रिटर्न देनी पड़ेगी। तो कितनी लेट फी भरनी पड़ेगी, 47 है लेट फी, या आप कह सकते हैं पेनल्टी। किसके लिए, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिसने रिटर्न लेट भरी है उसके लिए लेट फीस का है 47 में। तो सेक्शन 37 से हमने स्टार्ट किया और सेक्शन 47 तक आपने देखा सारे सेक्शंस हमने कवर किए। फटाफट रिवाइज करा दो बेटा। 37 GSTR1 सेल की रिटर्न के बारे में करता है। सेक्शन 38 2A 2B की बात करता है। सेक्शन 39 GSTR 3B की बात करता है। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न की बात करता है। 41, 42, 43 डिटेल्ड में फाइनल में कवर है। 44 फर्स्ट रिटर्न की बात करता है। 45 फाइनल रिटर्न की बात करता है। 46
46 जल्दी बोलो बेटा, 46 नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, नोटिस दिया गया था जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरी, और 47 लेट फीस और पेनल्टी की बात करता है। ओके सर, सर मजा आ गया, आप हो तो सब कुछ है। ओके, अब हम करते हैं ये GSTR1 जो मैंने बोली थी, GSTR1 बोली थी, ये होती बेटा सेल की रिटर्न। आपने बेचा क्या, आपने आउटपुट क्या क्या दिया, क्या सप्लाई किया आपने, आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है कौन सी, GSTR1। सर फिर GSTR2 किसकी होती है, इसका उल्टा, ये परचेज की रिटर्न होती है। GSTR2 परचेज की रिटर्न, परचेज रिटर्न। वैसे तो इस 2 के अंदर 2A और 2B दो रिटर्न्स होती हैं, एक परचेज की रिपोर्ट होती है और एक मंथ के ITC के लिए होती है, लेकिन मोटा मोटा आप याद रखो 2 वाला जो सेक्शन है वो परचेज की बातें कवर करता है, 1 सेल की बात करता है, 2 परचेज की बात करता है। लेकिन GSTR जो 2A 2B होती है ये आपको भरनी नहीं पड़ती। खास बात ये ऑटोमेटेड पॉपुलेटेड होती है, ऑटो पॉपुलेटेड, सिस्टम अपने आप इनको भर के देता है, अपने आप जनरेट होती हैं, इनको आपको मैनुअली बैठ के भरने की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम जनरेटेड रिटर्न है। बधाई हो, इसका मतलब 2 तो भरने की जरूरत नहीं है, 2 तो नहीं बोलना चाहिए, 2 भी बोलना चाहिए, क्योंकि 2 अब नहीं, 2 एक परचेज रिपोर्ट होती है बस, 2A और 2B ही फिलहाल चल रही हैं। GSTR3B थोड़ी देर पहले भी बताया था, कौन सी रिटर्न होती है, पेमेंट की रिटर्न होती है। सर सब समझ में आ रहा है, पहले ही रिटर्न में, फर्स्ट रिटर्न में सेल कर दी, 2A 2B के अंदर परचेज कर ली, 3 के अंदर टैक्स उठा के पे कर दिया, 3B। GSTR4 रिटर्न सर किसकी होती है बेटा, एक कॉम्पोजिशन स्कीम वाले कौन सी रिटर्न भरते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले रिटर्न भरते हैं GSTR4। सर फिर GSTR5 किसकी होती है बेटा, इन चीजों को याद कर लो। आधे बच्चे GST के अंदर इतने कंफ्यूज हैं, उनको रिटर्न्स का नहीं पता, सेक्शंस का नहीं पता, कभी किसी चीज में कोई चीज डाल देते हैं, कभी कोई चीज में कोई चीज डाल देते हैं। ग्रिप तब बनेगी जब आपको हाँ सेक्शन दिखते समझ में आए, अच्छा ये इसकी बात करता है, फॉर्म देखते पता लग जाए अच्छा ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो GSTR5 NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भरनी होती है GSTR5। सर GSTR6 और 7 और 8 बधाई हो, NCS नॉट कवर्ड इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सर वैसे बता तो ज्ञान गंगा के लिए कि 6 7 8 किसके लिए हैं। 6 होता है बेटा ICD इनपुट, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, 7 होती है जिन लोगों को GST के अंदर TDS काटना होता है, और 8 होती है जिन लोगों को TCS कलेक्ट करना होता है। इन लोगों को, इनका डिटेल्ड में सारी चीजें दे रखी हैं CA फाइनल के अंदर। कहां दे रखी हैं, CA फाइनल के अंदर। तो GSTR 6 7 8 आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बच गई कौन, GSTR 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेटा एनुअल रिटर्न। क्या नाम है, एनुअल रिटर्न। आप भी अपनी कॉपी के अंदर, बुक के अंदर ये चीजें नोट कर लो, जो सेक्शन मैंने लिखवाए हैं जिस तरीके से, और जो फॉर्म में लिखवा रहा हूं उनको नोट कर लीजिएगा, एक साथ याद हो जाएंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। GSTR 10, GSTR 10 किसकी है, फाइनल रिटर्न भाई, काम खत्म हो गया, 10 कदम खत्म, फाइनल रिटर्न। ये फॉर्म थे जो आपको याद करने थे। तो 1 से लेके 10 तक के फॉर्म मैंने आपको याद करा दिए, 37 से लेके 47 तक के सेक्शन मैंने आपको याद करा दिए। अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, करें, वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 37 जो बात करता है GSTR1 की। उधेड़ देंगे, एक बार उठाएंगे और खोल देंगे। GSTR1 क्या होता है फटाफट बताओ तो आपको पता लग गया। GSTR1 किसकी, सेल की रिटर्न। सर सेल मत बोलो, इसको आउटवर्ड रिटर्न बोलो। लो आउटवर्ड, जो भी मैंने आउटपुट सप्लाई किया है उसकी रिटर्न होती है, इसको बोलते हैं GSTR1। सर ये किसको भरनी होती है, दो टाइप के लोग हैं जो काम कर रहे हैं GST के अंदर। दो टाइप की स्कीम आपको पता है, एक नॉर्मल स्कीम, बड़े ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा भी दिमाग हिला तो मामला खराब। एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा कि आपको रिटर्न्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। GSTR1 नॉर्मल स्कीम वाले लोग होते हैं, एक कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम दोनों भरते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले लोग वो होते हैं जिन लोगों को टैक्स इनवॉइस काटने का कोई अथॉरिटी नहीं होती, ये ना ये टैक्स चार्ज कर सकते, ये बेचारे नाम के रजिस्टर्ड होते हैं और ये रिटर्न्स भरते हैं क्वार्टरली। कैसे भरते हैं, ये क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। इनकी रिटर्न का फॉर्म होता है CMP08, CMP08 फॉर्म होता है, ठीक है सर। हम बात करेंगे नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का तो हमें पता लग गया ना, GSTR4 भरते हैं एनुअली, क्वार्टरली इनकी रिटर्न जाती है, और ना इनको टैक्स इनवॉइस काटने का अधिकार होता, बेचारे बिल ऑफ सप्लाई काटते हैं, और ना ये क्रेडिट बुक कर सकते हैं, ना ये क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। नॉर्मल स्कीम वाले बंदों को रिटर्न भरनी होती है मंथली। इसका मतलब सर नॉर्मल स्कीम में जो भी आएगा, रेगुलर स्कीम में जो भी आएगा उसको मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, नॉर्मल स्कीम के अंदर भी दो टाइप के टैक्स पेयर हैं जिनको, जो बाद में दिक्कत फेस होकर अमेंडमेंट की गई तो बाद में क्या गया, तो यहां दो टाइप के टैक्स पेयर हैं। एक स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर,
एक जो अदर है इनको लिख सकता हूं बिग टैक्स पेयर। सर स्मॉल की डेफिनेशन यहां पे क्या है, जिनका टर्नओवर, बड़े ध्यान से सुनना, जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक का है, अप टू 5 करोड़, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है भाई साहब, वो लोग चाहें तो नॉर्मल स्कीम में रहते, कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल स्कीम में रेगुलर रजिस्टर्ड होते हुए भी क्वार्टरली रिटर्न कर सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न, लेकिन टैक्स की पेमेंट मंथली करनी पड़ेगी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, इसको बोलते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। अच्छा, क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में अब समझ में आया, क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली, लेकिन मंथली करेंगे पेमेंट। अब क्यूआरएमपी स्कीम बिल्कुल डिटेल में क्या है, इसका सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा मैं साथ में चिपका दूंगा, तो आप क्या पूरा क्यूआरएमपी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यूआरएमपी स्कीम क्यों लॉन्च करी गई थी, क्यूआरएमपी से पहले क्या होता था, क्या सरकार को दिक्कत हुई, क्या लोगों को दिक्कत हुई, और फिर कैसे क्यूआरएमपी स्कीम बनी, बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। स्मॉल टैक्स पेयर अप टू 5 करोड़ तक वाले क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के तहत क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। जो बिग टैक्स पेयर हैं वो एमआरएमपी मंथली रिटर्न भरोगे, मंथली पेमेंट करोगे, कहानी खत्म। सर बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी बेटा जीएसटीआर1 की, जीएसटीआर1 सेल की रिटर्न कंपोजिशन वाले कैसे भरते हैं, क्वार्टरली। दूसरी स्कीम कौन सी, नॉर्मल। नॉर्मल में दो टाइप के बंदे, एक कौन से स्मॉल और एक कौन से बिग। जो स्मॉल होंगे वो भी क्वार्टरली भर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन है, छोटे बंदे भी अगर चाहे हम मंथली रिटर्न भरेंगे तो मंथली भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर क्वार्टरली में जाना चाहें तो क्वार्टरली में जा सकते हैं। इसका मतलब सर एक बात और क्लियर होगी, क्वार्टरली स्कीम सिर्फ कंपोजिशन के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्वार्टरली रिटर्न सिर्फ कंपोजिशन के लिए नहीं है, इन नॉर्मल स्कीम वाले भी क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, बशर्ते उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो। मंथली रिटर्न, मंथली पेमेंट वो हर महीने रिटर्न भरेंगे। जब भी जीएसटी के अंदर रिटर्न्स भरी जाती है वो फॉलोइंग मंथ में भरी जाती है, जब भी रिटर्न्स भरी जाएगी क्वार्टरली वो फॉलोइंग में भरी जाती है। मतलब सर अगर ये अप्रैल मंथ है, ये कौन सा है, अप्रैल, तो अप्रैल की रिटर्न अप्रैल में नहीं जाएगी, अप्रैल की रिटर्न जब ये महीना खत्म हो जाएगा इसके बाद जाएगी। सर कब तक चली जाती है, जरा डेट बता दीजिए। नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल स्कीम में 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल की रिटर्न जाएगी 11 मई को, अप्रैल में। सर फिर मई की कब जाएगी, 11 जून को, अप टू 11 जून तक जा सकती है। फिर जून की 11 जुलाई तक जा सकती है, मतलब अगले महीने की 11 तारीख तक आपको रिटर्न भर देनी है। लेकिन जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले लोग हैं, जब ये अपनी जीएसटीआर1 भरेंगे तो इनको बोल रखा कि आप ये क्वार्टर खत्म हुआ, क्योंकि ये तो क्वार्टर भरते हैं ना, जब ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो जब जैसे ये क्वार्टर ओवर होगा इसके 13 विदिन 30 डेज, 13 दिन के अंदर अंदर, मतलब जहां जो 11 तारीख उसमें 2 दिन प्लस कर दो, यहां 13 है, ये मंथली ये क्वार्टरली है, तो यहां 11th और यहां 13th आपको ध्यान रखना है, ये जीएसटीआर1 की डेट बताई है मैंने आपको, ठीक है सर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्यूआरएमपी स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी इसकी सेपरेट वीडियो आप देख लेना, ठीक है सर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर, अब आपको रिवाइज करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, जीएसटीआर1 सेल की रिटर्न, सेल की रिटर्न जीएसटीआर1 कौन लोग भरते हैं, कंपोजिशन वाले भी भरते हैं, नॉर्मल स्कीम वाले भी भरते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, लेकिन उनको टैक्स काटने, टैक्स चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं होता। नॉर्मल स्कीम में दो टाइप के पर्सन थे, एक स्मॉल और एक बिग। बिग वाले 11 तारीख महीने की, अगले महीने की 11 तारीख तक रिटर्न भर देंगे, और क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी वाले क्वार्टर की रिटर्न अगले महीने की 13 तारीख तक भर देंगे। तो 11th और 13th, आप दो डेट याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 38 ये बात करता है, मैं आपको तीनों बिल्कुल डिटेल से सिखाता हूं। फर्स्ट टाइम अगर आपको मिले जीएसटीआर2 लिखा, और आपको मिले जीएसटीआर2A लिखा, और आपको मिले जीएसटीआर2B लिखा, मैं इन तीनों के बारे में एक ही वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जीएसटीआर2 क्या होती है, जीएसटीआर2A क्या होती है, और जीएसटीआर2B क्या होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। 2 वाला जो सीरीज है वो परचेज रिटर्न के बारे में बात करता है। ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम ने राम से सामान खरीदा है, तो इसकी तो क्या हो गई, सेल, और श्याम की क्या हो गई, परचेज। राम से श्याम 100 बिल लेके आया है, 100 गुड्स लेके जाया है, जिनके पक्के बिल इसके पास आए हैं, तो इसने आते ही अपनी बुक्स में एंट्री कर दी होगी। आते ही इसने अपने बुक्स के अंदर क्या कर दी होगी, इतना सामान में लेके आया, एंट्री कर दी, जीएसटीआर2 तो बन गई, बधाई हो। जीएसटीआर2 नथिंग, ये कोई रिटर्न नहीं होती, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। जीएसटीआर2 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जो परचेज का डेटा डाला है, ये परचेज का जो आपने डेटा डाला है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसको बोलते हैं जीएसटीआर2। इसका मतलब ये कोई रिटर्न नहीं होती। ओके सर, अब समझ में आ गया। जीएसटीआर2 कुछ नहीं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो परचेज की डिटेल हमने डाली है उसको बोलते हैं जीएसटीआर2। तो सिर्फ 2A क्या है,
मैंने बताया था 2A 2B ऑटोमेटिक जनरेट होती है, इनको बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप बनती हैं। जब जो सामान मैंने खरीदा है जनाब, वो किसी ने तो बेचा होगा, जिसने बेचा होगा वो उसका आउटपुट है, और आउटपुट के लिए कौन सी रिटर्न भरते हैं? GSTR1। जब ये राम अपनी GSTR1 भरेगा, जब ये राम अपनी GSTR1 भरेगा, तो ऑटोमेटिक इसने कहा मैंने आपको आइटम बेचे A B C D E, जैसे ही इसने अपने रिटर्न में डिस्क्लोज किया कि मैंने शाम को आइटम बेचे A B C D E, ये पांचों चीज 2A के अंदर आपके पोर्टल पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जब GST की साइट पे लॉगिन करेंगे तो वहां 2A के अंदर आपको ये सारी चीज अपने आप आपके पोर्टल पे शो करेंगी। इसका मतलब जो किसी की सेल है वो आपकी परचेज है, जो आपकी परचेज है वो किसी की सेल है। जैसे वो सेल वाला बंदा रिटर्न भरेगा, उसके सारा डेटा यूं का यूं उठ के उसकी वजह से उसकी रिटर्न का डेटा आपकी परचेज की रिटर्न में आ जाएगा। ओके सर, 2A होती है परचेज की रिटर्न। इस परचेज की रिटर्न के भी आप पे ही हम क्या करते हैं? ITC बुक करते हैं। सर 2A तो समझ में आ गया, 2B क्या है? 2B, ये 2B कुछ नहीं 2A से ही बनती है। 2B कुछ नहीं 2A से बनती है, बस 2A जैसे ही ये रिटर्न भरेगा, जैसे ही ये रिटर्न भरेगा रियल टाइम मैनर में 2A में ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन 2B जो होती है वो 14 तारीख को ही जनरेट होती है, ये पहले 13 दिन तक जनरेट नहीं होती, पहले 13 दिन तक। अरे भाई 2A 2B क्या है? सप्लायर की रिटर्न से बनते हैं ना। सप्लायर की रिटर्न कौन सी? GSTR1। जब वो अपनी R1 फाइल करेगा तभी तो 2A 2B बनेगी। वो अपनी R1 कब फाइल करेगा? आपको बता रखा है मैंने, तो 11 तारीख होगी। IF क्वार्टरली स्कीम वाला है तो फिर 13 तारीख होगी। तो 11 या 13 तारीख तक जब वो अपने रिटर्न फाइल करेगा, वही तो डेटा किस में आएगा? 2A और 2B में आएगा। इनके बिहाफ पे ही वो क्या करता है? अपना ITC बुक करता है। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई सेक्शन 38 की कि GSTR2 2A 2B क्या होती है। सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 39 किसकी बात करता है? GSTR3B की बात करता है। GSTR3B, सर ये तो पेमेंट की रिटर्न है ना? बिल्कुल सर। इस 3B की डेट क्या है? आपने 3B की कोई डेट नहीं बताई, ध्यान रखिएगा। GSTR 2A 2B ऑटोमेटिक जनरेटेड है। GSTR1 11 तारीख को और 13 तारीख को भरी जाती है। 11 तारीख मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट के केस में, और 13 तारीख किस में? क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट के केस में, जो QRMP स्कीम के अंदर है। GSTR3B जो भरी जाती है उसके भी दो पार्ट कर लो, जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं और जो नॉर्मल स्कीम वाले हैं। और नॉर्मल स्कीम में फिर से दो पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? दो पार्ट। नॉर्मल स्कीम के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे। एक वो लोग जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर हैं, एक वो जो बिग टैक्स पेयर है। फाइनल नेट पेमेंट की रिटर्न कब तक भरनी है? स्मॉल टैक्स पेयर जो क्वार्टरली रिटर्न QRMP स्कीम में है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है, वो रिटर्न भरेंगे अपनी, एक सेकेंड सॉरी किसी का फोन आ गया था। जो GSTR3B पेमेंट की रिटर्न है, इसको नॉर्मल स्कीम वाले बिग टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है, वो भरते हैं 20 तारीख तक। मतलब सर जैसे ही महीना खत्म हुआ, ये मंथ खत्म हुआ अप्रैल, तो GSTR3B कब तक चली जाएगी? अरे भाई 20 मई तक चली जाएगी। जो ये हैं QRMP स्कीम वाले, इनको 22 तक और 24 तक, जब ये क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रैल मई जून, जब इनका एक क्वार्टर खत्म होगा, उस क्वार्टर खत्म होने के बाद या तो फॉलोइंग 22 या 24 तारीख तक ये क्या भर देंगे? अपनी GSTR3B भर देंगे। सर 22 और 24 क्या है? ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अलग कुछ स्टेट के लिए तो 22 बना रखी है और कुछ स्टेट के लिए 24 बना रखी है। रट्टेबाज ध्यान दें, रट्टेबाज ध्यान दें। GSTR1 जो सेल की रिटर्न थी, उसकी दो डेट थी नॉर्मल स्कीम वालों के लिए, एक 11 और QRMP वालों के लिए 13। GSTR3B जो पेमेंट की रिटर्न है नॉर्मल स्कीम वालों के लिए कितनी है? नॉर्मल स्कीम वालों के लिए कितनी? मतलब नॉर्मल मतलब मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट कितना? 20। इसके लिए कितना हो जाएगा? या तो 22 और या 24, मतलब प्लस में 2 डेज कर देने हैं आपको। ठीक है सर। मैं नॉर्मल स्कीम में बिग टैक्स पेयर का मतलब है MRMP, मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट, सब कुछ मंथली होता है। और स्मॉल टैक्स पेयर को क्या बोल रखा है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर फिर कंपोजिशन वाले क्या है? वो बेटा क्वार्टरली रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट है, QRQP है वो। ठीक है सर। सेक्शन नंबर, सर एक चीज बताओ हमें, बीच में एक चीज और आ गई, क्या निल की रिटर्न भी भरना जरूरी है? जैसे GSTR1 या GSTR3B निल है। मैंने इस महीने में GSTR1 की अगर मैं बात करूं, मैंने इस महीने में कोई सेल ही नहीं की, मेरा कोई सामान नहीं बिका, क्या फिर भी रिटर्न भरनी है? तो यस मैंडेटरी है।
रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। सर जब कोई कुछ भरा ही नहीं हमने, फिर हम सीए को फीस क्यों दें? इससे बचने के लिए आपको बता रखा है जो निल की रिटर्न है, आप सिंपल इसको आप भी खुद से भी जमा करा सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो, अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी की मदद से वेरिफिकेशन करके आप निल की रिटर्न खुद घर बैठे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन भरनी जरूर है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर अब इस महीने मेरी सेल ही नहीं है तो मुझे रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। आपको रिटर्न हर केस में भरना है, चाहे निल की रिटर्न है चाहे आपकी सेल की रिटर्न है। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। सेक्शन हम 37 कर लिया था GSTR 1, 38 कर लिया था हमने GSTR 2A 2B, और 39 कर लिया हमने 3B की, जिसके अंदर हमने बात करी थी 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 कौन? बताओ बेटा, 40 कौन? फर्स्ट रिटर्न, जिंदगी की फर्स्ट रिटर्न, पहली रिटर्न, पहला प्यार, फर्स्ट रिटर्न। सर फर्स्ट रिटर्न कौन सी? या दूसरी रिटर्न, तीसरी रिटर्न सारी जाएंगी, तो फर्स्ट को स्पेशल क्यों स्पेसिफाई किया गया? बेटा फर्स्ट रिटर्न के अंदर आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है आपकी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, फर्स्ट रिटर्न कुछ अलग नहीं होती, ये बाकी रिटर्न्स जैसी ही होती है। इसका भी वही फॉर्म होता है, इसका भी वही मैनर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। जब पहली आप बार किसी से मिलते हैं तो आप ज्यादा जो बातें हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। सर यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या? थोड़ा सा और खुल के बताओ। अब तुम्हें याद होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का टॉपिक। जिस बंदे का 40 लाख का टर्नओवर जिस दिन क्रॉस हो गया तो उस दिन वो लायबल हो गया था जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और मान लो वो डेट थी 10 अगस्त, यही मैंने उस टाइम एग्जांपल में ली थी। उस 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है। इस बंदे ने 25 अगस्त को क्या कर दी? एप्लीकेशन लगा दी कि मालिक मुझे जीएसटी में रजिस्टर्ड कर लो, और गवर्नमेंट ने इसको 31 अगस्त को क्या कर दिया? रजिस्टर्ड कर दिया। एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कब आया है? 31 अगस्त को। लायबल कब से हो गया था? 10 अगस्त को, कि 10 अगस्त को उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गई थी बेटा? क्रॉस कर गई थी। अब सवाल यह है कि जब वो 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा देता है तो गवर्नमेंट उसको यहां से रजिस्टर्ड मानती है, कह रही है आप 10 तारीख से ही आपको रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। अरे भाई एक्चुअल में तो जीएसटी नंबर कब आया उसके पास? 31 अगस्त को। उसको रजिस्टर्ड मान कब से रहे हैं? 10 अगस्त से। ये 10 अगस्त से बीच से लेके 31 अगस्त तक बीच में जो 21 दिन हैं, ये दिन ऐसे हैं जब उसको मान तो रहे हैं रजिस्टर्ड, पर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था। इन बीच वाले दिनों में, इस इंटरवेनिंग पीरियड के अंदर कोई सेल भी हुई होगी? बिल्कुल हुई। जिस बंदे ने, जिन बंदों ने सामान खरीदा होगा उन बेचारों को इनवॉइस तो मिला होगा, लेकिन टैक्स इनवॉइस नहीं मिला होगा, क्योंकि इस खुद के इसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, और ना वो क्रेडिट बुक कर पाए होंगे। इसका मतलब सर ये रजिस्ट्रेशन नाम का लायबल की डेट पे जब उसके पास नंबर ही नहीं था, तो फिर वो कैसे लोगों को क्रेडिट पास ऑन करेगा? जिन लोगों ने उस टाइम में, इन बिटवीन टाइम उसे सामान खरीदा है, वो कह तो रहा है मैं रजिस्टर्ड मान लिया जाऊंगा पहले से, लेकिन फायदा क्या है? इसी चीज को ठीक करने के लिए 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में जो सामान बिका है, बाद में जैसे उसका जीएसटी नंबर उसके पास आएगा, वो जो ये इनवॉइस जारी करे थे इनके अगेंस्ट में रिवाइज इनवॉइस जारी करेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था। रिवाइज्ड इनवॉइस जारी करेगा, और रिवाइज्ड इनवॉइस जारी करके जिन लोगों ने सामान लिया था वो क्रेडिट बुक कर पाएंगे। इस रिवाइज्ड इनवॉइस जितने भी जारी करें, इसकी डिटेल कहां आएगी? मतलब एक्चुअल में रजिस्टर्ड होने, जीएसटी नंबर आने से पहले की डिटेल आपकी सारी फर्स्ट रिटर्न के अंदर दिखाई जाती है। फर्स्ट रिटर्न के अंदर दिखाई जाती है, यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। बाकी फर्स्ट रिटर्न और सेकंड रिटर्न के अंदर कोई फर्क नहीं होता। नहीं समझ में आया हो तो सुपरफास्ट डिवीजन है, एक बार थोड़ा सा पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। रिवाइज्ड इनवॉइस क्या है और एक्स्ट्रा डिटेल का क्या मतलब है। सेक्शन नंबर 40 आपका हो गया कवर। 40 था फर्स्ट रिटर्न। 41, 42 और 43 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो सेक्शन कौन सा आ गया? 44 ये बात करेगा आपकी एनुअल रिटर्न की। सेक्शन नंबर 44 किसकी बात करेगा? एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न का आपको फॉर्म भी पता है, GSTR 9 फॉर्म होता है। GSTR 9 फॉर्म एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को, हर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड जितने भी बंदे हैं उनको GSTR 9 एनुअली भरना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सर, GSTR 9 कब तक भर देनी होती है? कब तक आपको भर देनी होती है? GSTR 9 एनुअली जाती है तो मेरा पूरा साल जब खत्म हो जाएगा। कॉमर्स वालों का साल कब खत्म होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए 31 मार्च को खत्म हो जाएगा साहब। सर अब जैसे मान लो 1 अप्रैल 22 से जो साल चला वो 31/3/23 को जस्ट खत्म हुआ। हाँ, इस साल की जो एनुअल रिटर्न है वो कब तक भर देनी है? 31 दिसंबर 2023।
जो डेट आएगी यहां तक आप एनुअल रिटर्न सबमिट करा सकते हो। इसका मतलब जो भी साल खत्म हो उसका जो फॉलोइंग ईयर है उसकी 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक ही रिटर्न भरी जा सकती है। कौन सी? एनुअली। यहां भी भर सकते हो, 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 इसके बाद नहीं भर सकते और इससे पहले नहीं भर सकते। अरे साल के खत्म होने से पहले कैसे भर दोगे एनुअल रिटर्न? इसका मतलब जो हमारा साल खत्म होगा उसके बाद आप एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। जीएसटीआर 9। ठीक है सर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो जीएसटीआर 9 नहीं भरते। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जीएसटीआर 9 भी भरते हैं। कौन सी भरते हैं? जीएसटीआर 9 बी। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है सालाना, वो भरते हैं जीएसटीआर 9C। सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, हालांकि आपके लिए कोई काम की नहीं। आप फिलहाल ध्यान रखो सिर्फ क्या, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 होती है और ये 31 दिसंबर तक भरी जाती है। दैट्स ऑल, खत्म। सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 किसकी बात करता है? 45 फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न सर, फाइनल रिटर्न का यहां पे क्या मतलब है बेटा? फाइनल रिटर्न का ये मतलब है कि आपका जीएसटी नंबर कर दिया कैंसिल, या तो डिपार्टमेंट वालों ने किया होगा या आपने एप्लीकेशन देके अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट डाल दी, लेकिन कैंसिल होने से पहले फाइनल हिसाब किताब तो होगा ना। हिसाब किताब तो फाइनली होगा, उसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न। सर ये कब तक भर देनी होती है? जिस दिन आपका ऑर्डर आया था, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन आपका ऑर्डर आया था, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी कैंसिल के लिए और जिस दिन आपका ऑर्डर आया था कैंसिलेशन का, उन दोनों में जो भी लेटर होगा, जो भी लेट होगी डेट, पेपर में एक ही बता रखी तो उसी डेट को ले लेना। जो भी डेट लेट निकल के आएगी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा कराई थी और जिस दिन आपका एप्लीकेशन ऑर्डर आया था कैंसिलेशन का, उनमें जो भी लेटर डेट होगी वहां के विद इन 3 मंथ, ध्यान रखना बेटा, विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 भरनी होती है। जीएसटीआर 10 फाइनली आपका हिसाब किताब हो जाएगा। अगर आपने नहीं भरी तो इसकी अलग से पेनल्टी लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल रिटर्न कैंसिलेशन, जिस दिन आपका कैंसिलेशन हो चुका था उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या भरनी होती है? जीएसटीआर 10, और फाइनली आपका क्या हो जाएगा? हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है सर। सर सेक्शन नंबर 46 किस चीज का है? सेक्शन नंबर 46 सिर्फ इतनी बात करता है कि रिटर्न नोटिस दिया जाएगा। नोटिस किसको दिया जाएगा? जो लोग रिटर्न नहीं भर रहे। कौन लोग रिटर्न नहीं भर रहे? उनको क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर बोलते हैं। तो डिफॉल्टर लोगों को नोटिस दिया जाएगा जो टाइम से रिटर्न नहीं भर रहे हैं। और नोटिस किस फॉर्म पे दिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। जीएसटीआर 3 फॉर्म पे क्या दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझ के रिटर्न नहीं भर रहे हैं। सर खाली नोटिस देने से क्या बात बनेगी? पेनल्टी भी लगा दो ना, लो लगा देते पेनल्टी। सेक्शन नंबर 47 बात करता है पेनल्टी। किसकी बात करता है? पेनल्टी फॉर जीएसटी रिटर्न डिफॉल्टर। जो लोग रेट रिटर्न भर रहे हैं उन लोगों के लिए पेनल्टी है। अब इसके अंदर अलग अलग रिटर्न की अलग अलग पेनल्टी है। सिंगल जगह पे मैं सिखाता हूं आपको सारी पेनल्टी, ध्यान से सुनो। आपने जीएसटीआर 1 लेट भरी, या आपने 3B लेट भरी, या आपने जीएसटीआर 4 लेट भरी। सर हमें 1, 3B, 4 पता नहीं, अब भी नहीं पता तो पता भी नहीं चलेगा, रट लो भाई साहब। 1 किसकी? सेल की रिटर्न। 3B किसकी? पेमेंट की रिटर्न। 4 किसकी? कंपोजिशन वालों की रिटर्न। अगर आपने ये रिटर्न लेट भरी है, क्या भरी है? लेट भरी है, तो फाइन पेनल्टी कितना? तुरंत इसके 2 पार्ट कर लो। या तो ये इस टाइम पे, जिस टाइम की रिटर्न थी आपका टर्नओवर नील था, या आपका टर्नओवर था, या तो ये नील की रिटर्न थी या ये टैक्सेबल टर्नओवर की रिटर्न थी, मतलब यहां पे कोई ना कोई सेल थी। अगर नील की रिटर्न है तो फाइन पेनल्टी कितना है? 10 रुपए पर डे। 10 रुपए पर डे, और मैक्सिमम जो फाइन लगेगा आपके ऊपर वो लगाया जाएगा 250 रुपए। नील के केस में 10 रुपए पर डे फाइन आपका लगाया जाएगा, जितनी रिटर्न लेट होगी पर डे के हिसाब से 10 रुपए, लेकिन मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? 250 रुपए, खल्लास। लेकिन जब टर्नओवर वाली रिटर्न भरते हैं, जिस टाइम पीरियड पे आपकी सेल रही है, अगर आपने वो रिटर्न लेट भरी, कौन सी? जीएसटीआर 1 या 3B, R1 और 3B अगर आपने लेट भरी तो उसकी फाइन पेनल्टी कैसे है? ये डिपेंड करता है आपका टर्नओवर कितना है। मिनिमम जो पेनल्टी है, मिनिमम पेनल्टी है 25 रुपए पर डे। और मैं ये सीजीएसटी एक्ट की पेनल्टी बता रहा हूं। जो सीजीएसटी एक्ट की 25 रुपए पर डे है, तो इतनी ही एसजीएसटी एक्ट में भी है 25 रुपए पर डे, वहां तो दोनों डबल हो जाएंगी बाद में। फिलहाल मैं एक ही एक्ट की पेनल्टी बता रहा हूं। मिनिमम 25 रुपए पर डे लगेगी सेल वाली रिटर्न के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो डिपेंड करती है टर्नओवर के हिसाब से। टर्नओवर के हिसाब से ये आपको पेपर में रट लेना है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपए तक का है, या 1.5 करोड़ से आपका टर्नओवर ज्यादा है लेकिन अप टू
5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके टर्नओवर के हिसाब से लगाई जाती है। अगर आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम 1000 रुपए की। अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 2500 रुपए, 2500 रुपए। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5000 रुपए की। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। सर रिटर्न की पेनल्टी जीएसटीआर 1 की और 3B की जब भी पेनल्टी आएगी तो हम क्या देखेंगे तुरंत, नील की रिटर्न है या टैक्स वाली रिटर्न है। नील वाली रिटर्न होगी तो 10 रुपए पर डे के हिसाब से मैक्सिमम कितनी, 250 रुपए। और अगर टैक्सेबल वाली, टैक्स वाली रिटर्न की पेनल्टी है तो हम क्या करेंगे उसमें, मिनिमम तो 25 रुपए पर डे है, मिनिमम कितनी है 25 रुपए पर डे, ये लिख रखा 25 रुपए पर डे, लेकिन जो मैक्सिमम लगाई जाएगी वो टर्नओवर के हिसाब से देख के लगाई जाएगी। टर्नओवर कितना, 1.5 करोड़ तक का होगा या 1.5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक का होगा या 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा। 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 1000 रुपए, 1.5 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक तो 2500 रुपए, और 5 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है तो 5000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। ओके सर। सर अब कौन सी पेनल्टी सिखाओगे, अब सिखाऊंगा जीएसटीआर, सॉरी जो सेक्शन नंबर 44 है एनुअल रिटर्न। जिन लोगों ने एनुअल रिटर्न लेट भरी, एक चीज छोटी सी अमेंड कर दूं मैं आपको, ये जो मैंने आपको पेनल्टी सिखाई थी वो 1, 3B और 4 की इकट्ठी बता दी, लेकिन 4 की इसके साथ थी नहीं, लेकिन मैंने शॉर्टकट के चक्कर में आपको इकट्ठा बता दिया। वहां पे बस ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज है वो 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 1 के लिए है, 3B के लिए है। वहां 25 रुपए पर डे से लेके मैक्सिमम 1000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, बस 4 में इतना ध्यान रखना है, और 1 और 3B के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, अगर आपने एनुअल रिटर्न रेट भरी तो पेनल्टी कितनी लगेगी, एनुअल रिटर्न रेट भरी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 100 रुपए पर डे। रोज के 100 रुपए आपके जोड़ दिए जाएंगे पेनल्टी के, लेकिन मैक्सिमम कितनी लग सकती है, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट बनेगा। जो भी आपका टर्नओवर रहेगा, ध्यान सुनना, जो भी आपका टर्नओवर रहेगा उसका 1/4% लगेगा। 1/4%, क्वार्टर होता है 1/4, पहले तो उसको 4 से भाग कर दो, टर्नओवर से 4 को भाग करने के बाद जो आए तो 1/4% बोला, फिर उसको 100 से भाग कर दो, 2 बार डिवाइड करना है, एक बार 4 से डिवाइड करना है, एक बार 100 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो आएगा वो अमाउंट लिख लो, और 100 रुपए पर डे के हिसाब से जो आया है वो अमाउंट लिख लो। इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतनी पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर समझ में नहीं आया, मैं सिखा देता हूं। 20 दिन एनुअल रिटर्न लेट भरी तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से 20 दिन का कितना हो गया, 20 इंटू 100, 2000 रुपए, ये तो कैलकुलेट हो गया 1 सेकंड में। और अगर बोल देता है उसका जो टर्नओवर था वो 60 लाख रुपए, कितना है 60 लाख रुपए, तो इस 60 लाख रुपए को आप कैसे करोगे, ये एनुअल रिटर्न की पेनल्टी है तो 1/4% लगती है। 60 लाख को पहले 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करते कितना आ गया 15 लाख रुपए। 15 लाख को फिर हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए और 2000 विच इज लोअर क्या है 2000, तो लोअर पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी आ जाएगी 2000 रुपए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एनुअल रिटर्न की पेनल्टी इस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब मैं आपको सिखाता हूं, अगर आपने सेक्शन 45 मतलब फाइनल रिटर्न लेट भरी है तो पेनल्टी कितनी है। फाइनल रिटर्न लेट भरने की पेनल्टी, एक ही जगह पे सारी पेनल्टी करा रहा हूं बेटा, 1 की 3B की पेनल्टी एक जैसी है, 4 में थोड़ा सा वेरिएशन था वो बता दिया था। एनुअल रिटर्न की पेनल्टी सबसे टिपिकल होती है 1/4%, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं फाइनल रिटर्न अगर आपने लेट भरी तो उसकी पेनल्टी कैसे लगती है, उसकी पेनल्टी लगती सब ऐसे, 100 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, जितना आपने लेट भरा 100 रुपए पर डे लगेगी, लेकिन मैक्सिमम जो लगेगी वो 5000 रुपए तक ही लग सकती है। खल्लास, यहां पे और कोई चक्कर चिंता परेशानी नहीं है। सर ये बात भी हमारी समझ में आ गई। सर एक चीज बताओ, अगर हमें जीएसटीआर 1 के अंदर, जीएसटीआर 1 के अंदर या 3B के अंदर हमसे कोई गलती रह जाए, तो क्या हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं। गलती को ठीक करने को बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, अमेंडमेंट। तो क्या सर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करने का ऐसा नहीं होता 2022 की गलती आपको याद आई 2070 में, जब आप बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और आपको अचानक आया अच्छा 22 में गलती की थी, चलो ठीक करते हैं, ऐसा नहीं होता। इस अमेंड करने की एक समय सीमा दे रखी है, वहीं तक आप गलती को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आप गलती को ठीक नहीं कर सकते। सर कैसे, बताओ बेटा। ये पूरा साल है, इसमें आपने कहीं भी गलती करी, इस गलती को आप मैक्सिमम कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो, सीधा आंसर सुन लो। ये पूरा साल अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक आपने जो भी गड़बड़ करी है, अगर आप इस गड़बड़ को ठीक करना चाहते हो तो पहली बात तो इस साल के बाद कब तक मैक्सिमम ठीक कर सकते हो, 30 नवंबर, 30 नवंबर, और ध्यान रखना, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। इन दोनों डेट में से जो भी डेट अर्लियर होगी,
जो भी डेट अर्लियर निकल के आएगी वहीं तक आप रिटर्न्स की मिस्टेक जो भी है, कोई गलती हो गई, उसको ठीक कर सकते हैं। सर समझ नहीं आया, एनुअल रिटर्न कब तक भरी जा सकती है? तो आपने बताया था ड्यू डेट कितनी, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। सर 30 नवंबर 31 दिसंबर में सो हमेशा अर्लियर क्या आएगा, 30 नवंबर। तो ये तो पागलपन वाली बात है, गलत। ये 31 दिसंबर ड्यू डेट है। ये क्या है बेटा, ड्यू डेट, लास्ट डेट जहां तक एनुअल रिटर्न भरी जा सकती है। जबकि यहां पे क्या लिखा है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, हो सकता है आपने नवंबर से पहले फाइलिंग कर दी हो, क्योंकि हमें पता है एनुअल रिटर्न तो जैसे ही साल खत्म हुआ उसके बाद कभी भी भरी जा सकती है। मेरा साल खत्म हो गया मार्च में, मैंने अप्रैल में ही एनुअल रिटर्न भर दी और मुझे जुलाई में, मई जून जुलाई के अंदर मुझे गलती पता लगी, तो आप ठीक नहीं कर सकते इसको। कभी सोचो कि 30 नवंबर तक हम ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब अगले साल की 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगा वहीं तक आप गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस बात को पल्ले गांठ मार लें, ठीक है सर। ये तमाम बातें मैंने आपको सिखा दी, कहो तो बुक से मैच करा दूं। पहला सेक्शन बात करता 37 की, जीएसटीआर 1 मंथली रिटर्न की बात करता है। जीएसटीआर मंथली रिटर्न किसको भरनी पड़ती है, नॉर्मल स्कीम वालों को भरनी पड़ती है। सर नॉर्मल स्कीम में एक और बंदे हैं जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, हाँ कौन, QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसकी 11 तारीख है, उसकी 13 तारीख है, ये 11 तारीख रही और ये 13 तारीख रही। सर बिल्कुल याद हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या जीएसटीआर 1 इज टू बी फाइल्ड, क्या निल की रिटर्न भी आपको भरनी पड़ेगी जीएसटीआर 1? मैंने आपको बताया था निल हो चाहे कुछ हो, आपको भरनी मैंडेटरी है। निल की रिटर्न आप मोबाइल के थ्रू, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीपी फैसिलिटी से भी भर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा, सर क्या प्रायर पीरियड में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या उस गलती को अमेंड किया जा सकता है? डेफिनेटली अमेंड किया जा सकता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। अभी बताई थी बेटा, कितनी, कब तक अमेंड कर सकते हो? आपसे कोई अमेंडमेंट आपको करनी है, कोई करेक्शन आपको करनी है, कोई रेक्टिफिकेशन, आपकी गलती कोई होगी उसको रेक्टिफाई करना है, सबका एक ही मतलब है, कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल की 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी जल्दी आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल अमेंड कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी। इसके बारे में बता देता हूं, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। यहां पर क्लासिफिकेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, पेपर में थ्योरेटिकल आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस? इसको HSN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HSN, हार्मोनाइज्ड, H फॉर हार्मोनाइज्ड, S फॉर सिस्टम और N फॉर नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सर ये होता क्या है वो बताओ ना सीधा। एक बंदा है मेरे को, वो मेरे को मिलता है अमेरिका में। कहाँ मिलता है? अमेरिका में। उसने पूछा भाई साहब आप कहाँ से? तो मैं क्या बोलूं, मैं आर्यनगर से हूं या मैं शिवाजी कॉलोनी से हूं। तो आपको कॉलोनी का नाम नहीं बताना है। जब बहुत दूर मिले हैं आप तो आपको कंट्री बतानी है। आप तुरंत बोलेंगे सर मैं इंडिया से हूं। आपने आपका घर का हाउस नंबर नहीं बताया, आपने क्या बताया, बड़ी आइडेंटिटी बताई ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए इंडिया से हूं। उसने कहा अच्छा, अरे मैं भी सर इंडिया से हूं। आप इंडिया में कहां से? तो अब क्या बताएंगे, कॉलोनी बताएंगे अपनी? नहीं, फिर बताएंगे इंडिया में हम कहां से हैं, हरियाणा से हैं। आपने स्टेट बताया। उसने कहा यार हरियाणा तो मैं भी 2-3 बार गया हूं, हरियाणा में आप कहां से हैं? अब हरियाणा में हम बताएंगे कहां, आपने डिस्ट्रिक्ट, भाई हरियाणा में हम रोहतक से हैं। तो उसने कहा भाई अरे रोहतक में तो मेरी बुआ भी रहती है, रोहतक में आप कहां से हैं? तो रोहतक में फिर आप बताएंगे आप कहां से हैं। रोहतक में मैंने कहा मैं आर्यनगर से हूं, हमारी कॉलोनी का नाम क्या है, आर्यनगर। रोहतक में मैं आर्यनगर से हूं। कहता आर्यनगर में तो मैं भी रहता था पहले, आप आर्यनगर में कहां से हो? अब आर्यनगर का बता दो कहां, कि भाई मैं गली के कोने पे जो चक्की है, चक्की वाले के साथ मेरा तीसरा मकान है। लेकिन अगर ये बात आप, उसने जब फर्स्ट टाइम आपसे एड्रेस पूछा था उसी टाइम बोल देते कि भाई साहब हमारा आर्यनगर में चक्की के पास मकान है, तो वो आदमी आपसे बात ना करता, वो आप सोचता है पागल है, इसको पागल खाने में जमा कराओ। इसका मतलब जितने बड़े लेवल पे आप होते हैं तो बड़ी आइडेंटिटी बताई जाती, बड़ी से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ताकि बंदे की पहचान की जा सके। सेम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सर कैसे? मैंने ये छोटी सी गुड्स बनाई है, मैंने ये रुमाल बनाया है, इसके ऊपर जीएसटी का क्या रेट लगेगा? अब कैसे ढूंढें? हजार टाइप के गुड्स हैं और हजारों रेट्स हैं, कैसे ढूंढें? पहले बड़ा देखना पड़ेगा ये किसके अंदर आता है, ये टेक्सटाइल आर्टिकल के अंदर आता है। टेक्सटाइल की बुक खोलेंगे, फिर वहां क्या देखेंगे, ये कॉटन है या मिक्स कॉटन है। फिर मिक्स कॉटन है तो मिक्स कॉटन का खोला जाएगा, मिक्स कॉटन है तो प्योर मिक्स कॉटन था या कैसा कॉटन बना रखा था। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे उस आर्टिकल के ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि हमें रेट ढूंढने में आसानी मिल सके। अगर आपने चीजें क्लासिफाई करके रख रखी है ना तो चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं लाइब्रेरी का। जब हम किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां हजारों बुक्स होती हैं और आपको बिना कोई झंझट के जो बुक आप ढूंढना चाहो वो आपको मिल जाती है। इमेजिन करो जब आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं तो वहां 3 सेक्शन होते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। मुझे कॉमर्स की बुक चाहिए तो कहां जाऊं, आर्ट में या कॉमर्स में? कॉमर्स में चला गया। कॉमर्स में जब मैं घुसा तो मैंने देखा वहां पे
जैसे मेरे को एमकॉम की बुक चाहिए थी, वहां बीकॉम की बुक रखी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। मुझे फाइनल ईयर चाहिए तो मैं फाइनल ईयर में चला गया। फाइनल ईयर के कॉलम में जब मैं गया तो वहां मुझे चाहिए थी कॉस्टिंग की बुक, वहां अकाउंट्स की सारी बुक एक जगह रखी है, कॉस्ट की सारी बुक एक जगह रखी है, अकाउंट्स की बुक एक जगह रखी है। वहां मुझे जिस राइटर की बुक चाहिए थी वो बुक मिल गई। अब इसी लाइब्रेरी के अंदर इन सारी बुक्स को एक दूसरे के ऊपर अल्टा पल्टा मार दो और फिर बोल दो ढूंढ लो भाई साहब, जिसको ढूंढनी है वही जगह है, वही बुक्स हैं, लेकिन बुक नहीं मिल रही क्योंकि क्लासिफाई नहीं है। क्लासिफाई का मतलब होता है चीजों को इस तरीके से क्लासिफाई करना ताकि उनको जल्दी से ढूंढा जा सके। और जीएसटी में क्लासिफिकेशन का मतलब है आपको आपकी गुड्स के ऊपर कौन सा रेट लगता है उस रेट का पता लगाया जा सके। इसको बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन पेपर में अगर HSN आ जाए तो हमें क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना। HSN के बारे में आप बताएंगे जब हम गुड्स या सर्विसेज को ग्रुप और सब ग्रुप में तोड़ लेते हैं उसको HSN बोला जाता है। सबसे पहले आते हैं चैप्टर। क्या आते हैं? चैप्टर। उसके बाद क्या बनाया जाता है? हेडिंग। उसके बाद क्या बनाया जाता है? सब हेडिंग। उसके बाद क्या बनाया जाता है? टैरिफ आइटम। जो आपका आइटम होता है उसका नाम लिखा आता है। सर ये चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर टैरिफ आइटम, ये वैसे ये कंट्री, कंट्री से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से कॉलोनी। ठीक है सर। 2 डिजिट यहां दिए जाते हैं, 2 डिजिट के कोड यहां, 2 डिजिट के कोड यहां, 2 डिजिट के कोड यहां। पेपर में आप लिखेंगे इंडिया में HSN के अंदर 8 डिजिट का कोडिंग सिस्टम फॉलो होता है। 8 डिजिट का कोडिंग सिस्टम फॉलो होता है। कोडिंग सिस्टम जिससे चीज को पहचाना जाता है। वर्ल्ड वाइड 6 डिजिट का कोडिंग सिस्टम चलता है, लेकिन इंडिया अकेला ऐसा है जो गुड्स के केस में 8 डिजिट का कोडिंग सिस्टम फॉलो करता है। सर्विसेज के केस में 6 डिजिट का कोडिंग सिस्टम फॉलो होता है, जिसको सर्विस अकाउंटिंग रेट बोला जाता है। तो इंडिया वालों ने ज्यादा प्रिसाइज बनाया है, 8 डिजिट का कोडिंग सिस्टम बनाया है। हालांकि कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन 2 कोड अपने जोड़ दी और क्या बोल दिया? इंडिया का ज्यादा प्रिसाइज है। इसको बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने कर लिया। ठीक है सर। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने करवा दिया। एक चीज मैं बता दूं, गुड्स को टोटल 98 कैटेगरी में बांट रखा है। कितनी कैटेगरी में? 98। पेपर में अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, गुड्स को टोटल 98 कैटेगरी, 98 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। सिर्फ सर्विस का है 99 जो चैप्टर है वो सारा का सारा सर्विसेज के लिए बना रखा है। किसके लिए बना रखा है? सर्विसेज के लिए। तो जनरल नॉलेज की बात थी, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर। और बताओ, ये आ गया वो जिन लोगों को 3B भरनी है। 3B भरनी है तो हमें डेट पता है कितनी? 20 तारीख तक 3B भरनी होती है, पेमेंट रिटर्न होती है। लेकिन जो QRMP स्कीम के अंदर आते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है, उसके लिए 2 डेट होती है, तो 22 तारीख या 24 तारीख, डिपेंड अपॉन स्टेट। इस स्टेट में है तो 22 तारीख, और ये स्टेट है तो कौन सी तारीख है? 24 तारीख हम कर चुके। QRMP स्कीम क्या है अलग से वीडियो अटैच कर दूंगा डिटेल में। QRMP अगर आपको दिक्कत करे बीच बीच में QRMP, तो आप पहले सेकंड पार्ट देख लेना QRMP स्कीम का, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए QRMP स्कीम क्या होती है। एक्सप्लेन मैनर ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न कैसे भरी जाती है? सिंपली मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है, क्या आप अपनी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डेट आपको पता है 30th डे ऑफ नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर कंपोजिशन डीलर रिटर्न कैसे भरते हैं? हमें पता है क्वार्टरली भरते हैं, CMP 08 फॉर्म पे भरते हैं, और इनकी एक सालाना GSTR 04 जाती है, भी हमें पता है, हमने सीख लिया। ठीक है सर। और बताओ, और कौन सी रिटर्न? 2A रिटर्न क्या होती है? 2B रिटर्न क्या होती है? मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया। 2A 2B क्या होती है? 2A 2B परचेज की रिटर्न होती है, ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है, ऑटो पॉपुलेटेड होती है, हमें नहीं भरनी पड़ती, अपने आप भरते हैं। सप्लायर जब अपनी R1 भरता है तो उसकी डिटेल अपने आप हमारे पोर्टल पे आ जाती है, उसको 2A 2B बोलते हैं। सर फिर GSTR 2 क्या है? वो हमारे अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट की परचेज रिपोर्ट होती है। सर फर्स्ट रिटर्न कब भरी जाएगी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको सिखा दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है फर्स्ट रिटर्न। कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? जिस टाइम पे लायबल की डेट से और एक्चुअल GST नंबर आने तक बीच में जो ट्रांजैक्शन आपने कर दी थी, उनके लिए रिवाइज इनवॉइस जो जारी किए थे, उन रिवाइज्ड इनवॉइस की डिटेल कहां पे? फर्स्ट रिटर्न के अंदर होती है। एनुअल रिटर्न कब तक भरी जाएगी? मैंने बता दिया आपको, 31 दिसंबर तक भरी जाती है। फाइनल रिटर्न कब तक भरी जाती है? 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ कहां से? 3 मंथ कहां से? डेट ऑफ कैंसिलेशन और एक ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इन दोनों के 3 मंथ के अंदर जो भी लेटर होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भर देनी है। रिटर्न डिफॉल्टर मैंने सिखा दिया, सारी पेनल्टी और मैंने करवा दी, और आपका चलिए जी, सारा चैप्टर आपका हो चुका है रिटर्न्स का। इसका सेकंड पार्ट मैं अटैच कर दूंगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा। 11 तारीख किसकी है, 13 किसकी है,
20 तारीख किसकी है, 22 तारीख किसकी है, 24 तारीख किसकी है, 18 तारीख किसकी है, तमाम चीजें याद कर लें, सारे सेक्शंस याद कर लें और सारे जीएसटी के फॉर्म याद कर लें, फिर आपको इस चैप्टर के ऊपर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।